नमस्कार दोस्तों, मैं आपका जीएस मेंटर प्रकाश राज आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस अड्डा विद पीसी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज एक बार फिर से प्रेजेंट हूं आपके सामने एक नया चैप्टर दर्पण और दर्पण सूत्र लेकर, जिसके बारे में अपन डिटेल से एनालिसिस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अपन ज़्यादा बात नहीं करते, अपने कंटेंट की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि दर्पण क्या होता है और दर्पण सूत्र, इन सब के बारे में डिटेल से जानते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं दर्पण की कि मिरर क्या चीज़ होती है, मिरर के बारे में जानते हैं। तो मिरर की अपन बात करें फ्रेंड्स, तो जब किसी कांच की पट्टिका की सतह पर परावर्तक पदार्थ जैसे चांदी या निकल की पॉलिश कर दी जाए या उसकी पतली परत जमा दी जाए तो उसे प्रकाश का परावर्तन होता है, जिसे क्या कहा जाता है, दर्पण कहा जाता है। सॉरी फ्रेंड, कहने का मतलब ये है कि जब कोई भी कांच की पट्टिका है, उस कांच की पट्टिका की एक सतह पर यानी कि जो परावर्तक पदार्थ होता है, जैसे चांदी या निकल, ये क्या करते हैं कि जब इससे कोई भी प्रकाश किरण टकराती है, टकराकर वापस अपने ही माध्यम में लौट जाती है, वो होता है परावर्तक पृष्ठ। तो जब परावर्तक पदार्थ जैसे चांदी या निकल की पॉलिश कर दी जाती है तो उसके ऊपर जो परत जमा दी जाती है, उस कंडीशन में उसे प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है, जिसे क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। ओके फ्रेंड, जो दर्पण होता है फ्रेंड, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है समतल दर्पण और दूसरा कौन सा होता है, गोलीय दर्पण। सबसे पहले अपन बात करते हैं समतल दर्पण की। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ सपाट अर्थात सीधा या बना, प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है, उसे क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। क्या कहेंगे उसे? क्या कहेंगे? समतल दर्पण कहते हैं। सॉरी फ्रेंड, समतल दर्पण किसे कहेंगे कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ सपाट अर्थात उससे जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो हमेशा सीधा कैसा होता है, आभासी प्रवृत्ति का होता है, तो उसे क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहा जाता है। ओके, तो आई होप सो आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं गोलीय दर्पण की कि गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर क्या होता है। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है, हमेशा गोलीय होता है, यानी कि ऐसा परावर्तक पृष्ठ, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अगर गोलीय होता है तो उसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण या स्फेरिकल मिरर कहा जाता है। जो स्फेरिकल मिरर होता है फ्रेंड, ये भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। तो ये जो दो प्रकार के होते हैं वो कौन कौन से हैं उसके बारे में अपन जानते हैं। तो एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। तो अपन इनके बारे में जान लेते हैं कि अवतल दर्पण क्या होता है और उत्तल दर्पण क्या होता है। तो जो अवतल दर्पण होता है फ्रेंड, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो, वह अवतल दर्पण कहलाता है। और उत्तल दर्पण वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो, उसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। देखो नाम से स्पष्ट कि अव और उत्तल है। कहने में जैसे एक अपन एग्जाम्पल, जैसे एक चम्मच होती है, चम्मच यानी कि चम्मच का एक सिरा क्या होता है, जब चम्मच के आगे के हिस्से को देखते हैं कि ऊपर से तो क्या होती है, अंदर की ओर धसी होती है, जबकि नीचे से क्या होती है, ऊपर की ओर उठी हुई होती है। तो ऊपर यानी कि उत्तल दर्पण की ऊपर की ओर यानी कि बाहर की ओर वक्रित कहने वाला ऊपर की ओर उठा हुआ पृष्ठ होता है, तो वह दर्पण कैसा होता है, गोलीय दर्पण होता है, सॉरी उत्तल दर्पण होता है। और अवतल अव यानी का अंदर यानी कि वह पृष्ठ या वह परावर्तक पृष्ठ जो अंदर की ओर वक्रित होता है, वह कैसा होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। ओके फ्रेंड, तो आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपन बात करते हैं। तो नेक्स्ट है दर्पण के कुछ महत्वपूर्ण भाग कि कौन कौन से महत्वपूर्ण भाग होते हैं। सबसे पहले अपन बात करें उसके ध्रुव की कि दर्पण का ध्रुव। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को यानी कि अपने सामने, जैसे अपने सामने ये क्या है, एक गोलीय दर्पण है। एक बार फिर से बताता हूँ, यानी कि जैसे ये तो क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। अपन बात करें गोलीय दर्पण की, तो ये सपोज दैट अपने सामने गोलीय दर्पण है। तो इस गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ का उसका केंद्र यानी कि उसका ये जो मिड पॉइंट होता है, यहाँ पे जो मिड पॉइंट, इस मिड पॉइंट को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ध्रुव कहा जाता है। ओके फ्रेंड, तो किसे कहेंगे, ध्रुव, क्योंकि दर्पण का गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहा जाता है, दर्पण का ध्रुव कहा जाता है, जिसको पीके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं वक्रता केंद्र की। वक्रता केंद्र की कोई भी एक गोलीय पृष्ठ, गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है वो हमेशा एक गोले के रूप में कार्य करता है। तो इस गोले के केंद्र को क्या कहा जाता है, वक्रता केंद्र सी उसको कहा जाता है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं वक्रता केंद्र की त्रिज्या। तो गोले की त्रिज्या ही क्या कहलाती है, वक्रता केंद्र की त्रिज्या
कहलाती है। नेक्स्ट है मुख्य अक्ष वक्रता केंद्र ध्रुव को मिलाने वाली वक्रता त्रिज्या गुजरने वाली सीधी रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। यानी कि वक्रता केंद्र ध्रुव को मिलाने वाली और वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली जो एक सीधी रेखा होती है वो सीधी रेखा ही क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। ओके फ्रेंड, फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं मुख्य फोकस की कि मुख्य फोकस क्या होता है। तो मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां पर मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाला किरण पुंज दर्पण से परावर्तन के उपरांत मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है उसे क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। तो किसे कहेंगे मुख्य फोकस? मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां पर मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाला किरण पुंज दर्पण से परावर्तन के उपरांत मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है तो उसे क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहा जाता है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट अपन बात करते हैं मुख्य फोकस दूरी की। तो गोले दर्पण का जो मुख्य जो ध्रुव होता है P और मुख्य फोकस उन दोनों के बीच की जो दूरी होती है उसी को क्या कहा जाता है? फोकस दूरी कहा जाता है। यानी कि ध्रुव P और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं द्वारक की। तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ की एक वृत्ताकार सीमा रेखा होती है जिसका व्यास का कहलाता है? दर्पण का द्वारक कहलाता है। कहना सीधा सीधा मतलब ये है कि जो गोलीय दर्पण होता है उसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है उसके जो वृत्ताकार स्थिति होती है उसकी जो सीमा रेखा है उसकी जो सीमा होती है उस सीमा का व्यास ही क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। ओके, तो आई होप सो फ्रेंड आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट है छोटे द्वारक के गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र की त्रिज्या और फोकस दूरी से क्या होती है? हमेशा दुगुनी होती है। कहने का मतलब ये है कि जो द्वारक होता है कैपिटल R से इसको रिप्रेजेंट करते हैं वो उसमें क्या होता है कि जो वक्रता त्रिज्या R होती है कैपिटल R है वो मुख्य फोकस दूरी की कितनी होती है? 2 गुना होती है। कितनी होती है? यानी कि जो वक्रता त्रिज्या R होती है वो मुख्य फोकस से कितनी होती है? 2 गुना होती है। ओके, इसका अर्थ यह हो गया कि किसी भी गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस उसके ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा का क्या होता है? मध्य बिंदु होता है। ओके, क्या होगा? उसका मध्य बिंदु होता है। किसका? कि गोलीय दर्पण का जो मुख्य फोकस होता है वो उसके ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसका क्या होता है? मुख्य बिंदु होता है। ओके फ्रेंड, अब अपन बात कर लेते हैं जो अवतल दर्पण होता है उस अवतल दर्पण से उसकी जो स्थिति होती है उसकी जो विभिन्न प्रकार के जो प्रतिबिंब बनते हैं उनकी स्थिति होती है। सबसे पहले बात करें अगर बिंब पर अनंत पर स्थित हो और प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है जबकि प्रतिबिंब की साइज कैसी होगी? अत्यंत छोटा होगा और बिंदु के साइज का होगा। जो प्रतिबिंब की नेचर की बात करें प्रकृति की तो वास्तविक और हमेशा कैसा बनता है? उल्टा बनता है। ओके, दूसरी बात करें जब बिंब की स्थिति C से परे हो उस स्थिति में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा F और C, कहने का मतलब मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र C के बीच में बनता है। प्रतिबिंब की साइज हमेशा छोटी होती है और प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक तथा उल्टा होता है। ओके, नेक्स्ट है अगर बिंब की स्थिति C पर प्रेजेंट हो यानी वक्रता केंद्र पर प्रेजेंट हो तो केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब समान साइज का बनता है, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। ओके, नेक्स्ट है मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब हमेशा वक्रता केंद्र से दूर बनता है, बहुत बड़ा बनता है और वास्तविक तथा उल्टा बनता है। ओके, नेक्स्ट अपन बात करें जब प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर प्रेजेंट हो, प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर स्थित हो तो प्रतिबिंब हमेशा अनंत पर बनता है, अत्यधिक विवर्धित होता है और वास्तविक तथा उल्टा बनता है। ओके, नेक्स्ट है जब प्रतिबिंब ध्रुव तथा F के बीच बनता है, बिंब जो वस्तु होती है वो किसके बीच में? बिंब ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में स्थित हो तो प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, विवर्धित बड़ा होता है, आभासी एवं सीधा होता है। ओके, तो फ्रेंड आपको इसको अच्छे से ध्यान में रखना होगा। एग्जाम में इनसे रिलेटेड एक नया क्वेश्चन 101% पूछा जाने वाला है तो आप इसको अच्छे से रीड करिएगा, आप अच्छे समझ पाएंगे। तो आई होप सो आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब जान लेते हैं कि दर्पण के उपयोग क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें इनका जो अवतल दर्पण होता है इनका उपयोग टार्च में, सर्च लाइट में, वाहनों के लिए अग्रदीपों में प्रकाश का शक्तिशाली समांतरण किरण पुंज बनाने में किया जाता है। ओके, तो कहाँ कहाँ किया जाएगा? एक तो टॉर्च में, सर्च लाइट में और वाहनों में अग्रदीपों में प्रकाशिक किरण पुंज के रूप में। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं कि उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति। सबसे पहले बात करें अनंत पर अगर प्रतिबिंब स्थित हो तो प्रतिबिंब हमेशा मुख्य फोकस पर दर्पण के पीछे की ओर
बनता है। कब? जब वस्तु अनंत पर रखी हो, उस स्थिति में जो प्रतिबिंब होगा वो मुख्य फोकस और हमेशा दर्पण के पीछे की स्थिति में बनता है। अत्यधिक छोटा यानी कि बिंदु के साइज का होता है और आभासी और सीधा होता है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि बिंब की स्थिति अगर अनंत और दर्पण के ध्रुव पी के बीच हो, कहने का मतलब अनंत और दो ध्रुव होता है, पी उसके बीच में होता है, तो प्रतिबिंब हमेशा मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच दर्पण के पीछे की ओर बनता है। प्रतिबिंब हमेशा छोटा होता है और आभासी और सीधा होता है। ओके फ्रेंड, तो आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट है उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के एक तो पश्च दर्पण के रूप में किया जाता है कि पीछे की वस्तु जो आ रही होती है उनको देखने के लिए किया जाता है। इसके अलावा प्रतिबिंब हमेशा सदैव सीधा प्रतिबिंब बनता है और इनका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है क्योंकि बाहर की ओर क्या होते हैं, वक्रित होते हैं कि बाहर की ओर घुमावदार होते, बाहर की ओर निकले हुए होते हैं। ओके फ्रेंड, तो आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वो है दर्पण सूत्र की, कि दर्पण सूत्र क्या होता है। तो दर्पण सूत्र किसी दर्पण के बिंब की दूरी u तथा प्रतिबिंब की दूरी v तथा उसके फोकस दूरी f के मध्य संबंध को क्या कहा जाता है, दर्पण सूत्र मिरर फॉर्मूला कहा जाता है। ओके फ्रेंड, तो किसे कहेंगे दर्पण सूत्र? बिंब की दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v और फोकस दूरी f के मध्य संबंध को क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र कहा जाता है। दर्पण सूत्र का फॉर्मूला होता है फ्रेंड, वो ये होता है कि 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u होता है। क्या होता है? 1/f प्लस 1/v प्लस 1/u। कहने का मतलब जो प्रतिबिंब की दूरी और बिंब की दूरी का संबंध अगर किसके साथ में हो, मुख्य फोकस के साथ में हो, तो उसको क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र कहा जाता है। तो क्या हो गया कि 1/f, तो क्या हो गया 1/f बराबर 1/p v/1/u होता है। ओके, यहाँ पर जो u होता है, u क्या होता है, ये तो बिंब की दूरी होती है ध्रुव से, जबकि v क्या होता है, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, और f क्या होता है, फोकस दूरी होती है। ओके, बात करें आवर्धन की, इनकी स्थिति की, तो आवर्धन बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई। कहने का मतलब h बराबर क्या हो जाएगा, h डैश अपॉन h हो जाएगा। एक बार फिर से लिख देता हूँ कि h बराबर क्या होगा, h डैश अपॉन h होगा। ओके, तो आवर्धन m बराबर क्या हो गया, प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई। अर्थात कहने का मतलब ये है कि आवर्धन के मान में जो धनात्मक चिन्ह हमेशा आभासी प्रतिबिंब को और ऋणात्मक चिन्ह हमेशा किसको, वास्तविक चिन्ह को प्रदर्शित करता है। ओके, तो आवर्धन बिंब दूरी u, तो इस स्थिति में इसको कैसे लिख सकते हैं कि आवर्धन बराबर m बराबर क्या हो गया, h डैश अपॉन h या -v/u होता है। कहने का मतलब जो ऋणात्मक चिन्ह होता है वो तो किसको, उसको वास्तविक प्रतिबिंब को दर्शाता है, जबकि धनात्मक चिन्ह किसको दर्शाता है, हमेशा किसको दर्शाएगा, हमेशा आभासी प्रतिबिंब को दर्शाता है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट अपन बात करें तो किसी निश्चित फोकस दूरी के लिए जो गोलीय लेंस को बनाने के लिए सूत्र होता है वो क्या होता है, हमेशा 1/f बराबर μ-1 का होल इक्वल टू कि बड़ा कोष्टक 1/r1 माइनस 1/r2 होता है। यहाँ पे जो r1 और जो r2 होता है, r1 और r2 ये दोनों क्या होते हैं, ये तो क्या होते हैं, वक्रीय तल की त्रिज्या होती है। क्या होती है, वक्रीय तल की त्रिज्या होती है। जबकि म्यू होता है वो क्या होता है, औसत अपूर्णांक, क्योंकि दर्पण के पदार्थ का जो वायु की सापेक्ष जो औसत अपूर्णांक होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते नेक्स्ट। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? क्या वाकई में लगता है कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है, या किसी भी फैमिली मेम्बर या आपके किसी फ्रेंड्स की जो कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है? तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। अभी से इतना सा होगा, कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड को अच्छा लगेगा, आपको थैंक्स कहेंगे, और मेरा भी एक छोटा सा मैसेज है वो आप लोगों तक पहुँच पाएगा। तो दोस्तों, अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को अवश्य लाइक कीजिए। साथ में इसके जितने भी और भी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री सबकी मैंने अलग अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। साथ में एंड स्क्रीन या आई स्क्रीन बटन पर भी क्लिक करके पीछे की वीडियो आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतने फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ एक अच्छे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके एक डिटेल एनालिसिस में। तो आज के लिए इतने फ्रेंड्स, धन्यवाद फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।